हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि सूडो फोर्स क्या चीज होती है, इनका एप्लीकेशन किन किन सिचुएशंस में अपन को करना होता है और किस तरीके से इनको अप्लाई करना है वो अपन जानेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले अपन को एक टर्म सीखनी पड़ेगी, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो अपन को इसमें समझनी है वो होता है कि नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम होता क्या एग्जैक्टली। तो यार अभी तक जब भी अपन ने रेस्ट या मोशन की बात की तो हमने हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया कि सपोज भाई एक बंदा है जो अर्थ पे खड़े होके, जमीन पे खड़े होके किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उस बंदे के रेफरेंस से हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी किए। लेकिन अगर आप सोचो तो एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ होता नहीं है। बोलने का सेंस ये है, अगर आप ये सोचो कि उस बंदे के रिस्पेक्ट में हम सोचें तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वेयर एज इसी चीज को अगर अपन ऐसे सोचे कि स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट खड़ा है और वो एस्ट्रोनॉट हमें देख रहा है, तो अर्थ घूम रही है तो अपन भी तो उस अर्थ के साथ घूम रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉट के लिए हम मोशन में। वेयर एज अगर एस्ट्रोनॉट के बारे में भी सोचे तो वो सोलर सिस्टम में है तो वो घूम रहा है एक्चुअली सन के अबाउट। तो अपन ये सोच सकते हैं कोई भी चीज एक्चुअली रेस्ट या एक्चुअली मोशन में नहीं होता, हमको एक रेफरेंस डिसाइड करना पड़ता है, उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन या रेस्ट की स्टडी करते हैं। तो अल्टीमेटली सोचने की बात यह है कि एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं होता, हर चीज रिलेटिव होती है। ठीक है, अब इसी से अपन ये चीज समझ सकते हैं कि अगर हम अर्थ से किसी चीज को देखते हैं, धरती पे खड़े होकर, जमीन पे खड़े होकर किसी चीज को देखते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हम रेस्ट पे हैं। मतलब एक रेफरेंस के तौर पे हम ये सोच लेते हैं कि जो धरती है वो कोई एक्सेलरेट नहीं कर रही है, मतलब हम सोचते हैं कि हम धरती के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं तो हम प्रॉपर रेस्ट में हैं, ये अपन सोचते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, इसका नाम जो है वो अपन इनर्शियल फ्रेम रख देते हैं। अब इनर्शियल फ्रेम एग्जैक्टली होता क्या है, तो जैसे मैं अर्थ को इनर्शियल फ्रेम बोल रहा हूं तो बोलने का सेंस बस यही है, जिस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है उसे अपन एक इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। कायदे से तो रिलेटिवली कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती, बट अर्थ के लिए एक अप्रोक्सीमेशन हम ये लगाते हैं कि एक्चुअल में अगर अपन सोचे सोलर सिस्टम के हिसाब से तो अर्थ जो है वो रिलेटिवली काफी धीरे एक्सेलरेट करती है, पॉइंट में समथिंग एक्सेलरेशन होता है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। तो इसलिए अपन बोलते हैं अर्थ से, जमीन से खड़े होकर अपन किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें तो अर्थ का एक्सेलरेशन 0 है, तो हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो जो भी बॉडी को अपन अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं तो अर्थ का क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है, तो अपन अर्थ के रिस्पेक्ट में जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनको अप्लाई कर पाते हैं। तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये सभी के सभी अर्थ के फ्रेम से वैलिड है, या बोलना चाहिए इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। तो इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन अपन सबसे पहले लिख लेते हैं। इसी की तरह अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में भी सोच सकते हैं। तो जैसे हमने बोला कि अगर किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है तो उसे अपन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। सिमिलरली नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो एक्चुअली में एक्सेलरेटेड होता है या फिर जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच सकते हो कि सपोज आप एक कार में बैठे हो, ठीक है, अब जब कार एकदम से स्टार्ट होकर एक्सेलरेट करती है तो आप पीछे जाते हो। तो पीछे जाने का कारण क्या है कि कार एक्सेलरेट कर रही है, पर आपका जो इनर्शिया है, आपका जो बॉडी का इनर्शिया है, जो आलस है, वो ये बोलना चाहता है कि मैं तो भाई रेस्ट पे रहना चाहता हूं। तो आपकी बॉडी रेस्ट पे चाहती है, बट आपका सराउंडिंग, जैसे आप कार में बैठे हो तो कार क्योंकि आगे जाती है तो आपका बॉडी रेस्ट पे रहना चाहता है तो वो पीछे रह जाता है और कार आगे निकल जाती है। तो ये वन ऑफ द सिचुएशंस है जहां पे अपन को ये चीज फील होती है कि जब कोई बॉडी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठी हो तो क्या होता है। इसी का एक और एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हो, कई बार अपन ट्रेन में बैठे होते हैं तो याद है जब ट्रेन रुकती है तो झटके से अपन आगे जाते हैं। तो आगे आने का रीजन क्या है, ट्रेन चल रही थी तो अपन की बॉडी जो थी, अपना इनर्शिया जो था वो भी मोशन में था, इनर्शिया ऑफ मोशन। अपन चाह रहे थे कि अपन चलते ही रहें, पर ट्रेन एकदम से रुक गई, लेकिन अपनी बॉडी चलते रहना चाहती है। तो इसी कारण से अपनी बॉडी जब ट्रेन रुक जाती है तो झटके से आगे आती है और अपन रुक जाते हैं। तो जमीन में, मतलब अपने अपन जहां बैठे हैं वहां पे फ्रिक्शन है तो अपनी बॉडी वहां रुक गई, नहीं तो अपन चलते रह जाते और ट्रेन रुकी रह जाती। तो इस तरीके के सिस्टम या इस तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कहलाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो भी अपन एफबीडी वगैरह बनाते हैं, जो भी अभी तक सीखा, वो सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में दिक्कत आ जाती है बिकॉज जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हमें गलत रिजल्ट देने लग जाते हैं। तो चलो एक एग्जांपल से मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है किसी ऑब्जर्वेशन में। तो इस सिंपल से इलस्ट्रेशन से अपन समझने वाले हैं कि अगर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है
तो वहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहते हैं। क्यों वैलिड नहीं रहते हैं, चलो फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने दो ऑब्जर्वर लिए हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वर ए जो है वो ग्राउंड पे यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो ग्राउंड से, जमीन से हर चीज को देख रहा है। और सेकंड ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर बी, वो एक लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है और ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन से, राइट। तो यहां से अपन देख पाएंगे कि जो ऑब्जर्वर बी है वो एक ऐसे फ्रेम में, ऐसे सिस्टम के अंदर बैठा है जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। और जो ऑब्जर्वर ए है वो जमीन पे बैठा है और जमीन का एक्सेलरेशन 0 होता है। जमीन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ऑब्जर्वर ए का एक्सेलरेशन 0 है, इनर्शियल फ्रेम में है। ऑब्जर्वर बी एक ऐसे फ्रेम में बैठा है जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बी बैठा है। अब अपन सोचते हैं ये दोनों ही बंदे अगर इस ब्लॉक का एफबीडी बनाए तो कैसे कैसे इनको ब्लॉक दिखेगा। सबसे पहले मैं जमीन से जो ऑब्जर्वर है उसके लिए एफबीडी बनाता हूं। तो अगर आप ए के नजरिए से ब्लॉक को देखोगे तो आप इमेजिन करो जो लिफ्ट है उसकी दीवारें इनविजिबल है और अपन को जो ब्लॉक है वो दिखेगा कि रस्सी के सहारे टंगा है और रस्सी ऊपर जा रही है, ब्लॉक को ऊपर लेके जा रही है। तो अपन बोलेंगे अगर लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन ए है, ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो एफबीडी में अपन देखेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स टी लग रही होगी रस्सी की वजह से, इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा, परंतु ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट कर रही होगी ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो इसके लिए अपन जो इक्वेशन ऑफ मोशन F बराबर ma की इक्वेशन लिख सकते हैं, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर ma। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे T माइनस mg इक्वल्स ma। और मैं आपको बता रहा हूं ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्टली सही है, वैलिड है। अब अपन देखते हैं अगर बी ऑब्जर्वर के नजरिए से इस ब्लॉक को देखें तो अपन को एफबीडी कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। तो अब ऑब्जर्वर बी के नजरिए से अपन को ये देखने को मिलेगा कि उसके सामने एक ब्लॉक लटका हुआ है, क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर है तो उसको ब्लॉक ऐसे लटका हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक रस्सी बंधी है और उस रस्सी ने उस ब्लॉक को होल्ड करके रखा है। क्यों ये ऐसा रुका हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर है, राइट। तो यहां से उसका एफबीडी आप बनाओगे तो ब्लॉक के ऊपर टेंशन लगेगी कुछ टी, नीचे लगेगा ब्लॉक का mg, परंतु बी ऑब्जर्वर के लिए वो ब्लॉक रुका हुआ होगा। तो ऑब्जर्वर बी के लिए अपन बोलेंगे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में। तो यहां से अपनी इक्वेशन बनेगी T इक्वल टू mg। तो अब अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखोगे तो ये वाली एक्चुअली में सही है, क्योंकि जमीन से जो अपन देखते हैं वहां से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्रॉपर वैलिड होते हैं, सही में वैलिड होते हैं। तो अपन बोलेंगे ऑब्जर्वर ए के लिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एकदम सही है, परंतु ये वाली इक्वेशन गलत है। गलती क्या है, क्योंकि ये फ्रेम जो है ये एक्सेलरेटेड है, इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो इससे जब आप एफबीडी बना के इक्वेशन लिखोगे तो वो गलत हो जाएगी। तो जब भी हमको इक्वेशन लिखनी है अपन को ये ध्यान रखना है कि किसी भी फ्रेम को इनर्शियल होना चाहिए, या फिर हमें इनर्शियल फ्रेम से उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को या उस सिस्टम को ऑब्जर्व करना है, तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख पाएंगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि ऑब्जर्वर बी को भी सही सही दिखे तो मुझे एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। तो अब सूडो फोर्स क्या होता है समझेंगे थोड़ा सा। अगर मैं बोलूं कि ऑब्जर्वर बी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो अपन चाहेंगे कि भैया इसको किसी तरीके से अपन इनर्शियल फ्रेम बना ले। तो अगर मैं इमेजिन करूं कि इस लिफ्ट को मैंने हाइपोथेटिकली मन में एक अपोजिट डायरेक्शन में एक नकली, एक सूडो एक्सेलरेशन दे दिया, तो मैं बोलूंगा इसके पास एक नीचे मान लो ए एक्सेलरेशन मैंने दे दिया। ये हाइपोथेटिकल है, राइट। तो अपन ये बोलेंगे कि आप देखो मैथमेटिकली ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये रहेगी या अपने पास सिचुएशन ये रहेगी कि अगर आप इस पूरे सिस्टम को एक उल्टा एक्सेलरेशन हाइपोथेटिकली आप दे रहे हो, जिसको अपन सूडो एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, तो हर ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर बैठे हर चीज को ये सूडो एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं इस बॉडी का अब फिर से एफबीडी सोचूं तो अपन को इस बॉडी पे भी एक सूडो एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा ए, ठीक है। अब जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो एफबीडी में अपन फोर्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स, इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स लिखने के लिए मैं इस बॉडी का जो भी मास होगा इनटू ये सूडो एक्सेलरेशन कर दूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगी। तो जो टर्म अपन को मिलेगी वो होगा इस बॉडी का मास इनटू जो अपन ने सूडो, एक नकली एक्सेलरेशन जो लगाई है वो। तो ये जो टर्म आई है ma, यही अपना सूडो एक्सेलरेशन से सूडो फोर्स बन जाता है। ma अपना सूडो फोर्स है, ठीक है। अब मैं अगर इसके एफबीडी में ये चीज इंट्रोड्यूस करा दूं कि भाई इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स भी तो लग रही होगी ma, तो अब आप अगर उसकी एफबीडी सोचो तो अपन को अभी भी दिखेगा वही, ऑब्जर्वर बी के लिए ये ब्लॉक रुका ही होगा। लेकिन अब अपन को इस बॉडी पे सूडो फोर्स को लगा के दिखाना पड़ेगा, तब हमारी जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो उस फ्रेम के लिए वैलिड हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आप नोटिस करो अगर मैं दोबारा एक्सप्रेशन लिखूं तो अब भी ऑब्जर्वर बी को ये ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा। तो अपन बोल सकते हैं नीचे अब क्या क्या लग रही है ma प्लस mg
और वो टेंशन से बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे अपन को जो नया मिलेगा दैट विल बी ma प्लस mg इक्वल्स टू t। आप लेफ्ट साइड में अगर ध्यान से देखोगे इस mg को यहाँ कुदा दूं तो एग्जैक्टली हमको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहां से अपन समझ सकते हैं कि सूडो फोर्स या सूडो एक्सेलरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी हमारे पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरीके से कुछ रहेगा तो उसको पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद अपन लॉज ऑफ मोशन को प्रॉपर यहाँ पे लगा सकते हैं, एफबीडी उसकी प्रॉपर बना सकते हैं। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट अपन को सीखना है वो ये है कि जब भी आपको एक नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल बनाना है तो आप कुछ मत करो, सिंपली जो भी आपका सिस्टम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एक्सेलरेशन आप हर ऑब्जेक्ट पे लगा दो जो इस सिस्टम के अंदर बैठे हैं। ठीक है, जैसे ये लिफ्ट ऊपर ए से जा रही थी तो कुछ नहीं करना, इसको अगर इनर्शियल फ्रेम बनाना है मतलब बी के नजरिए से इसको देखना है तो आप कुछ मत करो, इसी ऑब्जेक्ट पे इसी ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगा दो जिसका वैल्यू होगा इस बॉडी का मास इनटू इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। मतलब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आप उठाओ, उल्टा करो और इस बॉडी पे लगा दो। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इधर है, इसको उल्टा करके नीचे लगा दो। तो फटाफट से बढ़िया बढ़िया इसके 2-3 सवाल करते हैं जिससे अपन को समझ में आएगा कि सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को कैसे करके अप्लाई करना चाहिए। तो यार इस सवाल में अपन को बोल रहा है कि इस पूरे सिस्टम पे बाहर से हम एक एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी मिनिमम इस फोर्स की वैल्यू हो ताकि ये वाला जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे मूव ही ना करे, स्लिप ही ना करे, ये सवाल है। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये वाला ब्लॉक इस वेज पे चलना ही नहीं चाहिए, रुके रहना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस पे कोई फोर्स लगे जो इसको रोक के रखे उसी जगह पे। कई बार अपन ऐसा नहीं करते, जैसे हाथ में कुछ बुक या कॉपी कुछ पकड़ लिया और उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं तो वो जो बुक या कॉपी अपने हाथ में चिपकी रह जाती है, इवन तो हम उसको ऐसे करके पकड़े हुए होते हैं कि वो गिरने वाली सिचुएशन में हो, तो हम घुमा रहे होते हैं, इस वजह से वो चिपकी हुई रहती है हाथ में इनर्शिया की वजह से। तो यहाँ भी एक्चुअली सूडो फोर्स ही लग रहा होता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है चलो फटाफट से अपन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज अपन को ये करना है कि आप इमेजिन करो कि आप इस वेज पे जाके बैठ गए। तो आप अगर यहां से बैठ के ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये चीज दिखेगी कि ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, रुका हुआ है इस वेज के ऊपर, राइट। लेकिन आप ध्यान दोगे ये पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेटेड फ्रेम है, क्योंकि इस पे फोर्स लगी तो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करेगा। तो ये पूरा फ्रेम जो है उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो उसको इनर्शियल बनाएंगे, सूडो लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं पहले, तो यहां से आप देख सकते हो अगर ये एफ फोर्स इस पे लग रही होगी तो पूरा सिस्टम मान लो कुछ ए एक्सेलरेशन से चलने लग जाएगा। इस पे ये m1 ब्लॉक और ये m2 वेज जो है दोनों साथ साथ मूव करेंगे, राइट। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं F बराबर m। तो यहां से अपना एक्सेलरेशन आ जाता है कि कितने एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम मूव करना चाहिए ताकि दोनों साथ में मूव करे। अब अपन वेज पे बैठ के उस ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे तो हमें ब्लॉक रुका हुआ दिखाई देगा। तो अपन को पता है अलोंग द वेज अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे आएगा m1g साइन थीटा, इधर आएगा m1g कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे नीचे से आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन। अब अपन को ये चीज दिखेगी कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे तो ये m1g साइन थीटा इसको नीचे ले आएगा, परंतु ये रुका हुआ है और अपन इस वेज पे बैठ के इसको देख रहे हैं। तो अगर ये सिस्टम नॉन इनर्शियल है तो अपन को ये दिख रहा है कि ये एक्सेलरेशन इधर है, तो कुछ नहीं करना, इस एक्सेलरेशन को उल्टा करो और उल्टा करके इस m1 को दे दो तो ये इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा। तो अपन इस पे एक सूडो एक्सेलरेशन यहां बना लेते हैं और उसमें इस बॉडी का मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो सूडो फोर्स मिल जाएगी। तो मैं लिख दूंगा m1 इंटू ए, तो ये हमारी सूडो फोर्स तैयार हो गई। अब इस सूडो फोर्स के कंपोनेंट कर लो फटाफट। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये वाला एंगल भी अपने को थीटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ऐसे देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से। तो अपन जानते हैं जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस आता है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा m1a कॉस थीटा और नीचे की तरफ इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा m1a साइन थीटा। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं तो अपन लिख पाएंगे इस डायरेक्शन में तो बॉडी रुकी हुई है, तो अपन बोलेंगे n बराबर m1a साइन थीटा प्लस m1g कॉस थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में बॉडी चल नहीं रही है तो उसका कारण क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होगी। तो अपन यहां से लिख पाएंगे m1a cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू m1g साइन थीटा। तो यहां से आप देखो m1 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी g tan थीटा। तो अगर मेरे पास a की वैल्यू आ गई तो अब कुछ नहीं करना, इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो तो वहां से f की वैल्यू आ जाएगी। तो f की वैल्यू अपन को ये मिल जाएगी। मतलब अगर इस सिस्टम पे हम इतनी फोर्स लगाएं तो ये जो ब्लॉक है इस वेज के साथ चिपक के साथ में चलता रह जाएगा, इवन दो यहाँ कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, सारी सर्फेसेस स्मूथ है, फिर भी वो चिपक के साथ में दोनों ब्लॉक और वेज चलने लग जाएंगे।
तो आई होप इस वाले क्वेश्चन से आपको सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलो फटाफट एक बढ़िया से HCV का सवाल भी लेते हैं, तो इससे हमको कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यार ये HCV का एक सवाल है जिसे मैंने NLM चैप्टर से उठाया है। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 33 में ये मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको देखते हैं बढ़िया तरीके से सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से कैसे इसको अपन बना सकते हैं। तो इसमें अपन देख सकते हैं जितने एक्सेलरेशन से ये चलेगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये भी चलेगा, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जैसे पिछले सवाल में देखा कि ये दोनों साथ में चल सकते हैं अगर पीछे से कोई एक फोर्स लगे। वही चीज यहाँ पे इस रस्सी की मदद से किया जा रहा है। तो अपन को क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। इस सवाल में ये जो मास m है ये निकालना है अगर विच प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्राइंगुलर ब्लॉक। तो वही वाला क्वेश्चन है, ये ब्लॉक इस पे स्लिप नहीं मार रहा है तो इसका मास निकालो। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि FBD कैसे बनाया जा सकता है। तो फटाफट अपन m मास की FBD बनाएंगे। तो m मास के ऊपर रस्सी का टेंशन मान लेंगे T, नीचे लगेगा mg और ये नीचे जा रहा होगा कुछ एक्सेलरेशन a से। ठीक है, इसके बाद आप सोचोगे इस वेज और इस ब्लॉक का FBD अपन फटाफट बना लेते हैं। तो ये दोनों साथ में एक्सेलरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन फोर्स T लगेगी। आप देखोगे mg और नॉर्मल इस डायरेक्शन में बैलेंस है तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे स्मूथ फ्लोर है तो कोई फ्रिक्शन का लोचा नहीं है और अपन बोलेंगे ये पूरा का पूरा सिस्टम भी a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब अपन को बोला है कि ये जो ब्लॉक है वो उस वेज के ऊपर स्लिप ना मारे। तो अपन यहाँ पे सोच सकते हैं कि m के ऊपर यहाँ लगेगा mg साइन थीटा, यहां लगेगा mg cos थीटा, नीचे से यहां आएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब अपन को सोचना है अगर ये mg साइन थीटा लग रहा है तो ये नीचे आना चाहिए, परंतु वो रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई फोर्स इसे ऊपर की तरफ पकड़ के रखी है, होल्ड करके रखी है, राइट। तो वो काम करेगा अपना सूडो फोर्स। तो आप देखो अगर ये पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके एक्सेलरेशन को उल्टा करो और इस ब्लॉक को दे दो। तो इस पे पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन a आएगा, इस ब्लॉक का मास मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारा सूडो फोर्स बन जाएगा। तो इस पे अपन पीछे बना लेते ma। अब आप फिर से वही देखोगे यहाँ पे अगर एक कंपोनेंट आएगा जिसपे यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये बन जाएगा ma cos थीटा और इधर आ जाएगा ma साइन थीटा। तो अब आप नोटिस करो इस डायरेक्शन में तो ये चल नहीं रहा तो ये दोनों बैलेंस होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपन लगा देंगे तो अपन को यहाँ से मिलेगा ma cos थीटा बराबर mg साइन थीटा। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी g tan थीटा, राइट। अब अपने पास a जब आ चुका है अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। तो यहां पर लिखेंगे t बराबर m प्लस m डैश इंटू a, क्योंकि ये t ही इसको चला रहा है, राइट। अब अपन फटाफट एक बार इसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं तो देखने में मिलेगा कि क्या जुगाड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो अपन बोलेंगे mg बड़ी फोर्स माइनस टेंशन छोटी फोर्स बराबर ma। तो अब आप यहाँ से देखो इस वाले को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि भाई यहाँ पे t अननोन है तो यहाँ से मैं t को यहाँ रिप्लेस करा दूंगा और a की वैल्यू पुट अप कर दूंगा तो यहाँ से मुझे m मिल जाएगा। तो बोलने का सेंस ये है अगर मैं यहाँ से m कॉमन ले लूं तो यहाँ मिलेगा g माइनस a बराबर t। तो m की वैल्यू मिल जाएगी t डिवाइडेड बाय g माइनस a। अब यहां से मैं जो t की वैल्यू आई थी उसको उठा के यहाँ डाल देता हूं तो अपने को m मिल जाएगा। m बराबर t की वैल्यू हो जाएगी m प्लस m डैश इंटू a की वैल्यू मैं ये वाली पुटअप कर रहा हूं तो यह जाएगी g tan थीटा होल अपॉन g माइनस a। अब वापस से नीचे a अपन को पुट करना पड़ेगा तो a की वैल्यू अपन डाल देंगे g tan थीटा। अब आप नोटिस करना नीचे से अपन g कॉमन भी ले सकते हैं तो m की वैल्यू अपन को कुछ ऐसी मिलेगी m प्लस m डैश g tan थीटा और डिनोमिनेटर में देखो g कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा g 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ से आप नोटिस करो ये जो g है ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने आंसर में क्या रह जाएगा m डैश प्लस m और tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आप अगर आंसर में देखोगे तो यही आंसर अपन को मिल जाएगा। तो इस ब्लॉक का मास इतना होना चाहिए ताकि ये दोनों साथ में चिपक के चले। तो फटाफट एक सूडो फोर्स का फाइनल एप्लीकेशन देखते हैं एक लिफ्ट प्रॉब्लम में, क्योंकि एलिवेटर टाइप की जो प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा कॉमन है सूडो फोर्स के एप्लीकेशन में। तो फटाफट अपन देखते हैं एक लिफ्ट प्रॉब्लम जिसमें सूडो फोर्स का एप्लीकेशन होगा और अगेन ये भी एक HC वर्मा का ही प्रॉब्लम है। तो इस सवाल में बोल रहा है अपन को अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो लिफ्ट है ये पहले रेस्ट पे थी, उसमें एक ब्लॉक था वो भी रेस्ट पे था। अब ये पूरा सिस्टम नीचे 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जाने लग जाता है। तो अपन से पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 0.2 सेकेंड्स ऑफ द स्टार्ट आफ्टर द स्टार्ट टेकिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इस सवाल में हो ये रहा है कि लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 10 है उससे भी ज्यादा 12 के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो लिफ्ट जो है ज्यादा तेजी से निकल जाएगी और ब्लॉक जो है रिलेटिवली धीरे एक्सेलरेशन से, कम एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो अब अपन कैसे करेंगे कि एक ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठ जाएगा और वो देखेगा कि ब्लॉक कितना चलता है इस 0.2 सेकंड में, और अपन ये करेंगे एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा देंगे, उससे देखेंगे कि लिफ्ट कितना चलता है इस 0.2 सेकंड में। फिर अपन क्या करेंगे, अपन को दिख ही रहा है ब्लॉक रिलेटिवली धीरे नीचे आएगा, लिफ्ट ज्यादा तेज आ जाएगी, तो अपन लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको इफेक्टिवली पता चल जाएगा कि ग्राउंड से देखने पे इफेक्टिवली ब्लॉक कितना नीचे आया होगा। तो सबसे पहले इस ब्लॉक को देखने के लिए हम एक ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर बैठा देते हैं, तो उस ऑब्जर्वर को देखने को ये मिलेगा कि जो ब्लॉक है, जो भी इसका मास है, सपोज कुछ m मास ले लो, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लग जाएगी, क्योंकि 12 अगर नीचे है तो उल्टा करके आप ऊपर दे दोगे, तो सूडो फोर्स लग जाएगी m इंटू 12, इस पे इसका वेट लग जाएगा m इंटू g, और इफेक्टिवली ये जो लिफ्ट के अंदर अपन को दिखाई पड़ेगा कि ये ऊपर जा रहा होगा। कितना ऊपर चला जाएगा, अपन बोलेंगे कुछ a एक्सेलरेशन से लिफ्ट के अंदर ऊपर जा रहा होगा सूडो फोर्स की वजह से। तो अपन ये सोचेंगे इस पे नेट फोर्स है ऊपर, तो अपन बोलेंगे m इंटू 12 माइनस m इंटू 10 बराबर m a, तो m कैंसिल हो जाएगा और अपन को यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव में आ रहा है, ये अपन को ये बता रहा है कि लिफ्ट के अंदर देखने पे ये ब्लॉक एक्चुअली ऊपर उड़ के जा रहा होगा, क्योंकि ये जो सूडो फोर्स है ये इस ब्लॉक के जो वेट है उससे ज्यादा है। तो एक ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर बैठा होगा उसको ये दिखाई पड़ेगा कि ये ब्लॉक उड़ के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अपन को दिखेगा लिफ्ट के अंदर से ब्लॉक a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं पता लगा लूं ब्लॉक लिफ्ट के अंदर कितना ऊपर चला जाएगा इस 0.2 सेकेंड्स में, तो अपन लिख सकते हैं s बराबर ut, u तो 0 है, रेस्ट से चालू होगा, ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 2 और टाइम 0.2 का स्क्वायर, तो यहां से आपको मिलेगा 0.04 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आ गया। अब नेक्स्ट चीज अपन को ये पता करनी है कि ये जो लिफ्ट है ये कितना नीचे गया होगा। तो अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट निकालना चाहूं तो अपन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट विल बी इक्वल टू ut, 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट नीचे है तो -12 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आप सॉल्व कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट निकल के आएगा 0.24 मीटर, बोले तो 24 सेंटीमीटर, और अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आया था 0.04 मीटर, बोले तो 4 सेंटीमीटर। तो अब अपन को निकालना है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट में लिखूं तो आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ये वाली वैल्यू अपन को निकालनी है कि ब्लॉक इफेक्टिवली जमीन से कितना चला, तो वो यहां से निकल जाएगी। तो इसकी वैल्यू अपन यहां डाल सकते हैं 0.04, ब्लॉक ऊपर गया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक जो अपन को निकालना है माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट जो है वो अपना नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे नेगेटिव लगाया सॉरी, तो यह जाएगा -0.24 मीटर। तो यहां से आप देखोगे ये पॉजिटिव बन जाएगा और इसको इस साइड लाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक निकल के आएगा -0.20 मीटर, या अपन बोलेंगे जो ब्लॉक है इफेक्टिवली नीचे 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर चला गया होगा। तो इस तरीके से अपन को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर ये जो लिफ्ट है नीचे जा रही है तो इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स आप ऊपर लगा दोगे, और अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ब्लॉक पे सूडो फोर्स नीचे लग जाता है, ठीक है। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट के साथ अपन बढ़िया सूडो फोर्स के क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको। और आई होप इस वीडियो से आपको सूडो फोर्स समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जैसा भी हो मुझसे कनेक्ट करो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम्स है, तो वील हेल्प ईच अदर एंड वील डिस्कस ऑन, ठीक है। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्लेलिस्ट के साथ भी। तो आई होप सब बढ़िया से रहो, खुश रहो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।